of Unit 2 Macroeconomics, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था about the assumptions of classical theory. After the assumptions, we have studied Say's law of market, जो कि हमने दो situations में पढ़ा था. The first situation was in the money-oriented economy, and the second situation was barter system. Is it clear? Understood? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमने yes, we have started with the classical theory of employment also, जिसमें हमने supply of labor के concept को revise किया था. किसी को कोई doubt है supply of labor में? अच्छा, you tell me, if wage rate increases, if real wage rate increases, so supply of labor will dash increase or decrease? Increase. Increase. Why? Because wages बढ़ेंगे तो more people will be ready to give their services and employment will increase. Clear? फिर एक और concept आता है, real wage is equal to. What do you mean by real wage is equal to? मतलब real wage is equal to what? Anyone else this time, please? Nominal wage rate upon price level. नॉमिनल वेज रेट अपॉन प्राइस लेवल, यानी नॉमिनल वेज यानी किसी काम को करने के लिए इतने तो मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए. When this is adjusted with the price level, क्योंकि हर साल प्राइस लेवल चेंज होता है, तो जितना किसी काम को करने के लिए पैसा बनता है, when that is adjusted with the price level, we will get the real wage rate. Clear? Next is yes, what is marginal disutility of labor? What is marginal disutility of labor? Nobody, please try. Marginal disutility of labor means as the employment will increase, so the laborers have to sacrifice more and more of their rest or leisure. Sacrificing rest or leisure, this phenomena is called as marginal disutility of labor. Understood? क्योंकि अगर जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे अपना लेजर या रेस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा काम तभी करेगा जब वेजेस विल बोल दो जल्दी से, इंक्रीज. गुड. चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं डिमांड ऑफ लेबर के कंसेप्ट को. नाउ डिमांड ऑफ लेबर कौन करता है? डिमांड ऑफ लेबर इज डन बाय द प्रोडक्शन सेक्टर. ऑब्वियसली उन्हें लोग चाहिए काम करने के लिए. किसको चाहिए लोग काम करने के लिए? तो दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर. गॉट इट? अगर हम सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर को देखें तो सप्लाई ऑफ लेबर इज डन बाय अस. Us means household sector. Clear? And demand of labor, क्योंकि जिन्हें लेबर की जरूरत है, it is done by production sector. Is it clear? Understood? अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है डिमांड ऑफ लेबर से रिलेटेड, दैट इज मार्जिनल productivity of labor. Keep your notes or study material, that is pamphlet, with you, because today I won't be able to draw the graph. So that's why I'm saying keep your study material or notes ready with you and you can refer it. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. तो what is marginal productivity of labor? देखिए, short run में there are two types of factors of production. First type is fixed factors of production and the other type is variable factors of production. ठीक है? So there are two types of factors of production, fixed and variable. अब in the short run,
fixed factor, that is capital, is fixed. तो जब आप फिक्स फैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा लेबर जो कि वेरिएबल फैक्टर है उसे लगाते जाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय एक पॉइंट पर आकर प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट बोल दो जल्दी से, प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? कम ऑन स्पीक. इंक्रीज और डिक्रीजिंग? आई कुडंट हियर. वापस बोल दो बेटा. प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. यस. व्हाई? बिकॉज फिक्स फैक्टर पर आप ज्यादा से ज्यादा, एक मशीन पर आप ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाते जाओगे जिसकी जरूरत नहीं है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. तो आप आपके पैम्पलेट्स में ग्राफ देखें फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पेज नंबर 16 ऑफ योर पैम्पलेट. आई होप सो. आई हैव एक्चुअली ओल्ड पैम्पलेट, तो देखिए आपके भी शायद इसी पेज पे होगा. Yes. यस. सो व्हाट इज हैपनिंग? देखिए जो मिडिल ऑफ द पेज है उसमें जो दो ग्राफ है उसमें से पहला ग्राफ सी. यस. एम्प्लॉयमेंट L1 से L2 पर आया है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग. एज यू विल इंक्रीज मोर एंड मोर ऑफ लेबर तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय रिड्यूस होने लगती है. किसी को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम? Come on, yes or no? Everyone, tell, unmute yourself and speak. No. Yes. So when you will increase employment from L1 to L2, तो marginal productivity of labor will downward sloping graph है. Downward sloping graph है यानी marginal productivity of labor will decrease as you put more and more of labor. चलिए. Next is demand of labor और wage rate का relationship. देखिए अगर आप वेज रेट को, अब प्रोडक्शन सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन सेक्टर ज्यादा लोग कब रखेंगे? जब वेजेस बढ़ेंगे कि वेजेस कम होंगे? कम ऑन स्पीक, ट्राई टू स्पीक. बोलो. प्रोडक्शन सेक्टर डिमांड ऑफ लेबर कब करेगा? जब वेजेस ज्यादा होंगे कि वेजेस कम होंगे? वेजेस ज्यादा होंगे. बेटा जब वेजेस ज्यादा होंगे तो क्या मैं अपनी दुकान पर 2 नौकर और बढ़ा दूंगी? सोचो. थिंक. तो वेजेस जब ज्यादा होंगे तब डिमांड ऑफ लेबर कम होगी या नहीं होगा? वेरी गुड. जब वेजेस कम होंगे ऑब्वियसली हम कोई भी अपने प्रोडक्शन यूनिट में ज्यादा लोग तभी रखना पसंद करेंगे जब वेजेस ज्यादा हो कि कम हो? कम ऑन टेल. कम हो. तो वेजेस एंड डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. व्हेन वेजेस विल इंक्रीज तो डिमांड ऑफ लेबर विल डिक्रीज. व्हेन वेजेस डिक्रीज तो डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज. इज इट क्लियर? समझ में आया? अब ये जो ग्राफ है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे ध्यान से समझते हैं. जो सेकंड ग्राफ है उसमें डिमांड ऑफ लेबर इज अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वेजेस W1 अपॉन P1 यानी रियल वेज जब W वाला है, W1 है, तब डिमांड ऑफ लेबर विल बी मोर, L2. वापस से जब वेजेस कम है, 1 है, W1 है यानी वेजेस 1 है यानी 50 रुपीज है तो डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा होगी. और जब वेजेस को बढ़ा के ऊपर आ जाते हैं W2
अपॉन P2, दैट इज अगर वेजेस बढ़ के 70 रुपए हो गए, 70 रुपीज, तो डिमांड ऑफ लेबर कम होकर कहाँ आ गई है, L1 पर। आई बात समझ में, यस और नो? जब वेजेस ज्यादा है तब डिमांड ऑफ लेबर L1 है, दिख रहा है? W2 P2 के साथ किसका पेयर किया गया है, L1 का। तो जब वेजेस ज्यादा है तो डिमांड ऑफ लेबर कम है, वेजेस कम हो गए तो L2 पर पहुंच गई डिमांड, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब वेजेस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब वेजेस कम होंगे। वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट तो पूछो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हियर इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So equilibrium level of employment is attained when demand of labor intersects with supply of labor. मतलब ग्राफ, जो नीचे ग्राफ बने हुए हैं उनमें देखिए, demand of labor intersects with supply of labor at a point E, and at that point employment level is L. दिख रहा है सबको? कोई डाउट इसमें? यस और नो? नो मैम। चलिए, तो इसी ग्राफ में जहां पर डिमांड ऑफ लेबर इंटरसेक्ट होता है सप्लाई ऑफ लेबर से, तो दैट पॉइंट इज ई, इक्विलिब्रियम, एंड एट दैट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट इज एल एंड वेज रेट इज नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, क्या है, W है, W1 है, क्या है वेज रेट? वेज रेट इज W, राइट, क्लियर। तो वेज रेट W पे, एम्प्लॉयमेंट L है, और जहां पर भी डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। समझ में आया? तो OL is the full employment level at the wage W पर। अगर वेज रेट बढ़ा, पहले तो मेन चीज डिफरेंस आता है बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न थियोरीज। तो क्लासिकल में, अभी मॉडर्न में तो हमने पढ़ी नहीं है, क्लासिकल में whenever demand of labor and supply of labor intersect, that is a point of equilibrium, एंड उस पॉइंट पे जो एम्प्लॉयमेंट है L, OL इज द एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितने रिसोर्सेज हैं वो सब के सब एम्प्लॉय हो गए OL लेवल पर। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम पे जो एम्प्लॉयमेंट आता है क्लासिकल थियरी में OL, दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नेक्स्ट आते हैं, वेज रेट इस पॉइंट पर W है, पर अगर वेजेस बढ़कर W1 हो जाते हैं, एवरीवन कैन सी इन देयर पैम्फलेट, वेजेस अगर बढ़कर W से किस पे आ गए हैं, किस पर आ गए हैं, बोलिए, वेजेस अगर बढ़कर किस पर आ गए हैं, W1। आप मुझे बताएंगे, जब वेजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा कि कम होगा? रिड्यूस। कम होगा। सप्लाई हम करते हैं, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वी विल वर्क मोर, यानी लेबर्स विल वर्क मोर, इंक्रीज द सप्लाई। यस, इंक्रीज द सप्लाई। तो जब वेजेस बढ़ जाएंगे तब सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, पर डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वेजेस बढ़ते हैं तब प्रोडक्शन सेक्टर लोगों को ज्यादा काम नहीं देता। तो इस केस में देख सकते हैं आप ग्राफ पर, जब W1 हो गया है वेज रेट,
तब वहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड ऑफ लेबर को L1 पर और सप्लाई ऑफ लेबर को L2 पर। दिख रहा है सबको? यस और नो? Yes. Yes, so it will intersect the demand of labor at L1 and supply of labor at L2, यानी सप्लाई ज्यादा है। और ग्राफ में हम नहीं भी देखें तो भी हमें पता है कि जब वेजेस बढ़ेंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होगा, लोग विलिंग रहेंगे काम करने के लिए। पर डिमांड ऑफ लेबर, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर लोगों को नहीं रखना चाहता, तो डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाएगा। This will create a situation of unemployment. Why? Because people are willing to work, but production sector उन्हें रखने के लिए, उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं है। तो this will create a problem of unemployment. So classical theory कहती है कि जब भी, now main point of classical theory is whenever there is unemployment, to solve the problem of unemployment, we have to go back from W1 to W, जहां पर equilibrium है। यानी to solve the problem of unemployment, we have to reduce wages. This is the key line of classical theory. समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? बाकी बच्चे? चलिए मैं वापस से बोल रही हूं, जब डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको पॉइंट ई कहते हैं, इक्विलिब्रियम। उस पर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एल, तो OL लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट एट वेज रेट W। बट इफ ड्यू टू सम रीजंस हम वेजेस बढ़ा देते हैं, तो वेजेस बढ़ने से क्या होगा? लोग ज्यादा काम करने को तैयार रहेंगे। दैट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज एंड डिमांड ऑफ लेबर विल डिक्रीज। तो जब लोग ज्यादा काम करने को तैयार है पर उन्हें काम मिल नहीं रहा है, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ Unemployment. वेरी गुड, दैट इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है और उसे सॉल्व करना है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन गिवन अंडर क्लासिकल थ्योरी? टू, कोई भी बच्चा यार, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में। टू, वापस से W1 से वापस से किस पे आ जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट मिल W। दैट मीन्स टू डैश वेजेस, टू डैश वेजेस, to dash wages, Reduce the wages. to reduce the wages to get back to full employment। यानी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमें वेजेस को कम करना पड़ता है। दिस इज द की लाइन गिवन अंडर व्हाट? अंडर क्लासिकल थ्योरी। चल, तो यहां पर क्लासिकल थ्योरी आधी खत्म होती है, अभी भी पूरी नहीं। I am just naming the concepts which are important in this. Supply of labor, supply of labor दो चीजों पे डिपेंड करता है, नाम बताइए। सप्लाई ऑफ लेबर दो चीजों पर डिपेंड करता है, मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ लेबर and real wage rate. Yes. Then comes second concept is demand of labor. Demand of labor again depends on two concepts. First is marginal productivity of labor और दूसरा है wage rate. Clear? Wages और demand का inverse relationship होता है। नेक्स्ट आते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन डिमांड ऑफ लेबर बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। पर अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, किसके कारण? वेजेस बढ़ने के कारण। क्योंकि वेजेस बढ़ते हैं तो लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिलता नहीं है। तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आई एम रिपीटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी सेज टू
W1 से W, तो क्या बोलेंगे उसको बच्चा, क्या बोलेंगे? रिड्यूस वेजेस। वेरी गुड। हाँ, चलिए अब आते हैं, आधा तो ठीक है हमने समझ लिया क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, पर इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जो उन्होंने बात कही है नेक्स्ट पेज 17th पेज पे, और अगर याद हो आपके नोट्स में लिखा भी हो सकता है, आई थिंक मैंने ये लिखवाया था, आई फील सो। चलिए, तो क्लासिकल थ्योरी ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए रिड्यूस द वेजेस, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। समझ में आया? इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है मनी वेज एंड रियल वेज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। अब मैं इसको इस पॉइंट के नाम से नहीं समझाऊंगी, मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ। अगर हमने वेजेस कम कर दिए, ध्यान से सुनना, रियल वेजेस का फॉर्मूला होता है नॉमिनल वेजेस अपॉन प्राइस। इज इट क्लियर? समझ में आया? रियल वेजेस का फॉर्मूला सबको पता है, नॉमिनल वेज को जब आप प्राइस के साथ क्या करते हैं, एडजस्ट। तो अगर आपने नॉमिनल वेज कम कर दिए तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। कैसे? वेजेस कम है यानी लोगों को पैसा कम देना है, तो कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? कम। कॉस्ट कम हो जाएगी एंड इट विल इवेंचुअली लीड टू रिडक्शन इन प्राइसेस। तो नॉमिनल वेज हमने कम कर दिए, प्राइस खुद ब खुद कम हो गई, तो रियल वेजेस पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? दोनों चीजें कम हो गई, तो रियल वेजेस रिमेन्स एज इट इज, कांस्टेंट या रिमेन्स एज इट इज। समझ में आई बात? फिर से, रियल वेज इज इक्वल टू, बोलो, nominal wages divided by price level. Nominal Nominal wages divided by divided adjusted by with price level. प्राइस लेवल। यस, तो आपने नॉमिनल वेज कम किया, आपके नॉमिनल वेज कम करने से प्रोडक्शन सेक्टर वेजेस कम देगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कम होगा। तो कम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो प्राइसेस कम होगी। कम होगी। वेरी गुड। कम होगी। तो क्या, तो ऊपर वाला हमने कम किया, नीचे वाली प्राइस खुद ब खुद कम हो गई, तो रियल वेज पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। चलिए, फॉर यू पीपल आई विल टेल यू कि इसे कहां से हम रीड करते हैं। पेज नंबर 17 पर पहले पॉइंट का सेकेंड पैराग्राफ। जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस है प्लीज म्यूट हो जाओ। यस, पहले पॉइंट का फर्स्ट पैराग्राफ। According to Keynes, a fall in money wage may also reduce the prices at same rate because of fall in cost of production. वही चीज कही है, हम नॉमिनल वेज कम करेंगे तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी एंड फाइनली इट विल लीड टू नो इफेक्ट ऑन real wage rate. रियल वेज रेट। यस। चलिए, सेकेंड आते हैं रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड। सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि अगर आप वेजेस कम करते हैं तो लोगों के पास होने वाली इनकम, लोगों को जो इनकम मिलती है, क्योंकि वेजेस आप कम करोगे तो लेबर को मिलने वाली इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोगों को इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं मिला है तो क्या हम डिमांड करेंगे? नहीं। सो डिमांड ऑफ गुड्स विल आल्सो रिड्यूस। अब जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन सेक्टर बनाएगा आउटपुट भी कम बनाएगा तो जो लोग चाहिए वो आउटपुट बनाने के लिए वो भी क्या होंगे? कम होंगे। तो इवेंचुअली वेजेस कम करने से आपने और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया। समझ में आया? क्लासिकल थियरी कहती है यू रिड्यूस वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड।
बट इट इज नॉट सो, क्योंकि आप अगर वेजेस कम करते हैं तो लेबर्स को मिलने वाली इनकम कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। कम तो प्रोडक्शन को भी हमें, आउटपुट जो जनरेट कर रहे हैं हम, उनको भी हमें कम करना होगा। कम करना पड़ेगा। तो वो जो कम आउटपुट बनाने के लिए लोग भी कम कम चाहिए। तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इस वजह से कहा गया है कि वेजेस कम करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। यस किसी को भी सेकेंड पॉइंट में कोई डाउट? नो चलिए, देन वी कम टू थर्ड पॉइंट, हमने छोड़ा है। कम टू फोर्थ पॉइंट। म्यूट हो जाओ। यस, कम टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन। अगर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी वेजेस कम करती है तो बहुत सारे वर्कर्स मिलकर एसोसिएशन बनाकर उस पर धरना देने लग जाएंगे। तो अगर आप ये सोचते हो और क्लासिकल थ्योरी को अपनाते हो कि भाई अगर हमें वेजेस कम करने हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। तो वेज कट करने का या वेज कम करने का तीसरा लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Fifth one also not required. 3 are very important. First criticism is कि money wage और real wage are not directly related. इस point को इस तरह से उन्होंने लिखा है, पर इसका मतलब ये है कि money wage is equal to nominal wage upon price. If you reduce the nominal wage, automatically prices will also be reduced because cost कम हो जाएगी, तो चीजों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कम हो रहा है भाई, किस पर? अपने रियल वेज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड। अगर आप लोगों के वेजेस कम कर देते हैं तो उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो उनकी डिमांड ऑफ गुड्स कम हो जाएगी, डिमांड कम हुई तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन हमें कम करना है, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, यानी हमें लेबर को भी कम लगाना है। दैट मीन्स इट इज अगेन क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज इफ यू रिड्यूस द वेजेस यू हैव टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। You mute yourself please, जिसके यहाँ भी डिस्टर्बेंस है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिकल थ्योरी। जो नेक्स्ट चीज है, वेज कट कंट्रोवर्सी, व्यूज ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड कीन्स ऑन वेज कट। यही सेम चीज ऊपर वाली वापस से रिपीट हुई है। ठीक है, क्लियर है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, मैंने पिछली बार भी बोला था, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो से, जिसने दिया था जीन बैप्टाइज से, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इनकी थ्योरी के बाद आती है कीन्स थ्योरी ऑफ, केनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, जो कि अब हम नेक्स्ट रिवाइज करने वाले हैं। शैल वी स्टार्ट? यस हजम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। चलिए, धीरे धीरे हो रहा है क्या? कोई नहीं, चलिए लेट्स स्टार्ट। केनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये खत्म करने के बाद, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। हम आज रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट जूम सेशन यानी मंडे को वी विल बी स्टडिंग एडिशनल टॉपिक, जो कि आता है पोस्ट केनीशियन थ्योरी। हमने पढ़ी क्लासिकल, क्लासिकल के बाद आज हम रिवाइज करेंगे केनीशियन, और फिर एक और एडिशनल टॉपिक जो कॉलेज में पढ़ाया गया है, पोस्ट केनीशियन, यानी कीन्स के बाद भी किसी ने अपनी थ्योरी दी है उसको। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ केनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब केनीशियन थ्योरी क्या कहती है? अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट
जनरेट करना है तो एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव डिमांड। पहला पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कीन्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड। क्लियर? नेक्स्ट चीज ये है, अब इफेक्टिव डिमांड को पहले समझते हैं। कम टू पेज नंबर 19। पेज नंबर 19। Effective demand is that point where aggregate demand price and aggregate supply price intersect with each other. Once again, according to Keynes, employment depends upon effective demand. Effective demand. And effective demand is a point of intersection of aggregate demand price and aggregate supply price. सबके पास इसके नोट्स हैं। What is aggregate demand price या फिर aggregate demand function? Aggregate demand price या aggregate demand function का मतलब है the maximum sales proceeds which entrepreneur expect after selling their output. अपने आउटपुट को सेल करने के बाद जो मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है कि इतना मैक्सिमम मुझे मेरा सामान मार्केट में सेल हो जाना चाहिए, this is called as aggregate demand price or aggregate demand function. What is aggregate demand price? What is aggregate demand price? The maximum, bolo. Come on, speak up. So repeat after me. Aggregate demand price is the maximum sales proceeds which entrepreneur expect after selling their output. Maximum sales जो कि कौन एक्सपेक्ट करता है? एंटरप्रेन्योर। कि उसका सामान बिकने पर उसे मैक्सिमम इतना पैसा तो मिलेगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा पैसा जो वो एक्सपेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। यस। नेक्स्ट इज एग्रीगेट। अच्छा चलिए, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं। म्यूट हो जाइए प्लीज। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे? अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो आप ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं, ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं तो आपकी मैक्सिमम सेल्स प्रोसीड्स भी ज्यादा होगी। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ग्राफ देख लिया सबने? कर्व्ड ग्राफ है, अपवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है? The minimum sales proceeds which entrepreneur expects so that he can cover his cost and get minimum profit.
कम से कम इतना तो पैसा मेरा सामान बेचने पर मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी कॉस्ट को कवर करूं और थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊं. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. कोई डाउट? द डैश सेल्स मैक्सिमम और मिनिमम. Minimum. हाँ, so that entrepreneur can cover his cost and get ittusa profit. Yes, minimum profit. Minimum profit. This is aggregate supply price. It is also increasing function of employment. ऊपर पॉजिटिवली स्लोप पे ऊपर स्लोप हो रहा है. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो ज्यादा बना सकते हो, ज्यादा सामान बनाओगे तो आपको लगेगा आपकी मिनिमम सेल्स प्रोसीड्स भी ज्यादा होगी. किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? Yes. Next is determination of effective demand by intersection of aggregate demand function and aggregate supply function. Once again, according to Keynes, employment depends upon effective demand. Effective demand is a point of intersection of aggregate demand price and aggregate supply price. एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तब उस पॉइंट पर हमें मिलेगा एम्प्लॉयमेंट और वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का. ये ग्राफ, दिस ग्राफ आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन बिकॉज टुडे आई डोंट हैव राइटिंग पेन, सो वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन. इसके आगे यानी हमने आज पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड प्राइस तक और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है यहाँ तक. इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करते हैं यानी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, उसको हम सीखेंगे विथ ग्राफ इन द नेक्स्ट सेशन. यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, अब मुझे बताइए कॉलेज के कोई क्लासेस किसी ने अटेंड किए हैं? मतलब जो कर रहा हो कोई है? पीपीटीज है किसी के पास? Nobody is having anyone in the class जिसके पास PPTs हैं? कॉलेज PPTs है. हाँ, कॉलेज PPTs अगर जिसके पास है तो प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट यू व्हाट्सएप मी, क्योंकि कुछ भी जो बचेगा तो वो वी विल कवर. ठीक है, चलो तो सेशन एंड करते हैं यहाँ पर. आई एम स्टिल आस्किंग एनीबॉडी हैविंग डाउट टिल हियर? No, ma'am. ओके, चलिए ठीक है. देन वी एंड द Bye-bye. सेशन. बाय बाय, टेक केयर. You too.